तो कहानी की शुरुआत में हम स्माइल डाइनर नाम के एक छोटे से रेस्टोरेंट में केटी नाम की लड़की को देखते, जो वहीं पर वेटर का काम किया करती थी। कैटी एडम नाम के लड़के के टेबल पर खाना लेकर जाती है, जो लड़का सो रहा होता है। कैटी उसे जगाकर खाना सर्व करके उससे बात करने लगी और बातों ही बातों में वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और बाहर जाकर कार में इंटीमेट भी होने लगे। ब्रेक खत्म होने के बाद कैटी और एडम अंदर जाते तो वो देखते रेस्टोरेंट में रॉबरी चल रही थी। एक आदमी गन लेकर रेस्टोरेंट के ऑनर को डराकर उससे पैसा मांग रहा था और उस गन वाले आदमी ने रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक आदमी को मार भी दिया था। ये सब देखकर कैटी और एडम दोनों ही काफी डर गए। तब एडम एक बर्तन उठाकर छिपकर उस गन वाले आदमी की तरफ बढ़ने लगा और गन वाले आदमी को नीचे गिराकर उस पर बर्तन से हमला करने लगा। एडम ने इस रॉबरी को रोककर रेस्टोरेंट में जिंदा बचे सभी लोगों की जान बचाकर सबके लिए हीरो बन गया और रेमंड नाम के रॉबर को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसे काफी चोट आई। लेकिन स्माइल डाइनर नाम का वो रेस्टोरेंट अब बंद कर दिया गया। अब आगे हमें 4 महीने बाद का समय बताया जाता है, जब केटी किसी बंगले में काम करने लगी थी और उस बंगले में केटी किसी बूढ़े आदमी की देखभाल करने लगी थी। वो बूढ़ा आदमी उस बंगले में अकेला रहता था और वो काफी अमीर भी था। केटी को उस आदमी की देखभाल के साथ साथ घर की भी देखभाल करनी पड़ती और लियोनार्ड वेलेस्ली नाम का वो आदमी केटी के काम की काफी तारीफें भी करता। उस घर का काम खत्म करने के बाद केटी अपने घर आ जाया करती, जहां पर वो एडम के साथ रहती थी। एडम की पढ़ाई तो पूरी हो गई थी, पर उसकी कोई जॉब नहीं लग पा रही थी, इसलिए उसका सारा खर्चा भी केटी को उठाना पड़ रहा था। इस बात को लेकर कैटी भी परेशान रहने लगी और वो एडम से कहती है, मैं तुम्हें बताना भूल गई, स्टूडेंट लोन वालों का कॉल आया था, तुम्हें उनका लोन पे करना होगा। यह सुनकर एडम कहने लगा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और कैटी वहां से उठकर बर्तन धोने लगी और कैटी एडम से कहने लगी, हमें पैसों की बहुत जरूरत है और इस घर को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए होगा। लियोनार्ड नाम का वो आदमी अपने घर में अकेला था, तभी उसे घर के अंदर से किसी की आवाज आती है तो वो बैट लेकर घर से बाहर निकल जाता है। तब लियोनार्ड बाहर जाकर देखता है तो बाहर कैटी बैठी हुई थी और कैटी लियोनार्ड से कहती है, मैं थोड़ा परेशान थी इसलिए यहाँ पर आकर बैठ गई। तब कैटी लियोनार्ड को बता देती है, मेरे बॉयफ्रेंड को जॉब की जरूरत है। लियोनार्ड कैटी और उसके बॉयफ्रेंड को अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है और लियोनार्ड एडम से गार्डन में घूमते हुए अकेले में कुछ बात करने लगा। कैटी भी देख रही थी, तभी घर की डोरबेल बजती है और कैटी दरवाजा खोलती है तो घर के बाहर मिकी हेडन नाम का आदमी खड़ा हुआ था और वो कैटी को अपना कार्ड देता है। कार्ड को देखकर मिकी कहती है, आप रियल एस्टेट एजेंट हो? तब मिकी कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरा एक क्लाइंट है और उसे घर चाहिए यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए और ये घर उन्हें बहुत पसंद आएगा। तब कैटी कहती है, लेकिन इस घर के मालिक को अपना घर नहीं बेचना है, वो बचपन से यहीं रहते आ रहे और वो अपना घर नहीं बेचने वाले। ये सुनकर कैटी ने दरवाजा बंद कर दिया। आगे एडम कैटी को कहता है, लियोनार्ड ने मुझे जॉब का ऑफर दिया है, वो चाहते हैं कि मैं गार्डन की रखवाली करूं। अगले दिन से एडम भी लियोनार्ड के घर में गार्डन की कटाई और सफाई के काम में लग गया। अगले दिन घर में जॉर्ज केल्वन नाम का आदमी आया और उसे देखकर कैटी शॉक रह गई, क्योंकि जॉब केल्वन वही आदमी था जिसने कैटी के लियोनार्ड के घर पर जॉब लगवाई थी। एक्चुअल में जॉर्ज केल्वन की एक एजेंसी थी जो जॉब लगवाने का काम करती थी। कैटी जॉर्ज को लियोनार्ड से मिलवाती है और जॉर्ज कैटी से कहता है, मैं लियोनार्ड के साथ कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। आगे लियोनार्ड और जॉर्ज अकेले में बातें कर रहे थे, तभी घर के अंदर एडम आकर कैटी को पकड़ लेता है और कैटी डर के एडम को कहती है, तुम अभी अंदर क्यों आ गए, तुम अभी बाहर जाओ। जिस आदमी ने मेरी जॉब लगवाई वो यहाँ पर आया है और उसे पता चल गया कि उसे बिना बताए मेरा हस्बैंड यहाँ पर काम करने लग गया, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहकर कैटी एडम को बाहर भेज देती है। आगे जॉर्ज भी लियोनार्ड से मिलकर वहां से जाने लगता है और वो कैटी से कहता है, लियोनार्ड तुम्हारी काफी तारीफ कर रहे थे। तभी जॉर्ज की नजर गार्डन में काम कर रहे एडम पर पड़ती है और वो कैटी से पूछता है, क्या घर में लियोनार्ड ने गार्डनर रखा है? कैटी कहती है, हाँ, उन्हें बगीचे की देखभाल करवानी थी इसलिए इसे पार्ट टाइम रखा है। तब जॉर्ज एडम को देखते हुए वहां से निकल जाता है। वो चाहता था कि मैं तुम्हारी कोई बुराई करूं ताकि वो तुम पर दबाव बना सके। कैटी कहती है, उन्हें आपकी चिंता होगी इसलिए आपसे पूछना चाह रहे होंगे कि आपको मुझसे कोई तकलीफ तो नहीं। यह सुनकर लियोनार्ड कैटी को उसका सैलरी चेक देता है। कैटी बैंक जाकर देखती है तो वो चेक $7 लाख का था। यह देखकर एडम कहता है, क्या तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी गई है? कैटी कहती है, मुझे लगता है लियोनार्ड हमारी हेल्प करना चाहता है। एक्चुअली मैंने उसे बताया था कि पैसों के कारण हमारी शादी खतरे में आ चुकी है, इसलिए शायद लियोनार्ड हमारी हेल्प करना चाहता है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा अमाउंट है। मैं अभी उसे कॉल करके कहती हूँ कि वो हमारे लिए नया चेक बनाए। तब एडम कहता है, तुम चेक लेने वापस घर पर जाओगी तब तक तो बैंक भी बंद हो जाएगा, हमें बिल पे करने, नहीं तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा। क्यों ना आज तुम ये चेक डिपॉजिट कर दो ताकि हमारा बिल पेमेंट हो जाए। तुम चेक लिखकर लियोनार्ड को दे देना, जितना भी पैसा तुम उसे वापस लौटाना चाहती हो। 1-2 दिन की बात है, हम उसे पैसा वापस लौटा देंगे। यह सुनकर कैटी बैंक में जाने लगी। अब अगले दिन एडम और कैटी दोनों वापस लियोनार्ड के घर पर काम के लिए जाते। कैटी ब्रेकफास्ट और दवाइयाँ रेडी करके लियोनार्ड के रूम में जाती है, पर उसे वहाँ पर लियोनार्ड नहीं मिलता।
तब कैटी ऊपर जाकर देखती है जहाँ पर लियोनार्ड अक्सर संगीत सुना करता था। वहाँ जाकर कैटी देखती है कि म्यूजिक सुनते सुनते लियोनार्ड की डेथ हो गई। ये देखकर कैटी को काफी दुख हुआ और वो रोने लगी। तब एडम भी वहाँ मौजूद था और वो कैटी से पूछता है, लियोनार्ड यहाँ ऊपर क्या कर रहा था? कैटी कहती है वो कभी कभी यहाँ पर आकर पुराना म्यूजिक सुनता था। तभी एडम को लियोनार्ड के हाथ से छूटी हुई एक चाबी नजर आती है और चाबी को देखकर एडम कहता है वो इस चाबी से क्या लॉक करके रखता होगा। तभी एडम की नजर वहीं पर रखे एक बड़े से संदूक पर पड़ती है जिसका ताला खुला हुआ था। एडम उस संदूक को खोलता है तो उसके अंदर लियोनार्ड से जुड़ी हुई कुछ पुरानी चीजें पड़ी हुई थी। एडम कैटी को बुलाकर एक पुराना फोटो दिखाने लगा जिसमें लियोनार्ड के साथ कोई लेडी थी। कैटी भी उस लेडी को नहीं जानती थी क्योंकि लियोनार्ड ने कैटी के सामने कभी उस लेडी का जिक्र नहीं किया। उस संदूक में उन्हें उस लेडी के कार एक्सीडेंट में मारे जाने की एक न्यूज कटिंग भी मिलती है। उसे देखकर एडम और कैटी समझ जाते हैं कि हो सकता है वो लड़की लियोनार्ड की गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ हो। कैटी उठकर वहां से जाने लगी तभी एडम उस संदूक के कवर को हटाने लगा और उस कवर के नीचे देखकर एडम शॉक रह गया क्योंकि उस कवर के नीचे बड़ी मात्रा में कैश मौजूद था और कैश से वो पूरा संदूक भरा हुआ था। इतने सारे कैश को देखकर कैटी और एडम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। तब एडम कहता है लियोनार्ड तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, क्यों ना ये पैसा तुम रख लो, शायद यही तरीका होगा लियोनार्ड की तुम्हारी हेल्प करने का। तब कैटी कहती है ठीक है ये पैसा हम दोनों का होगा क्योंकि वो हम दोनों की हेल्प करना चाहता था, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताओगे। आगे उनके कॉल करने पर पुलिस की टीम वहां पर आ गई और वो कैटी और एडम से सवाल जवाब करने लगी। तब कैटी पुलिस को बताती कि वो पिछले 4 महीनों से यहाँ पर काम कर रही है और लियोनार्ड घर में अकेले रहते थे। और एडम भी पुलिस को बताता है मुझे यहाँ पर काम करते हुए कुछ ही हफ्ते हुए। और कैटी पुलिस को बताती है हम दोनों शादीशुदा है। तब डिटेक्टिव चेस्लर पूछती है लियोनार्ड के फैमिली मेंबर का कोई कॉन्टेक्ट नंबर? तब कैटी कहती है उनका कोई फैमिली मेंबर नहीं था, वो अकेले थे। अब अगले दिन कैटी उठकर जॉर्ज के ऑफिस में गई क्योंकि उसे कोई नई जॉब चाहिए थी। तब जॉर्ज कैटी को कहता है एक बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाए उसके बाद ही मैं तुम्हें कोई नई जॉब दिलवा पाऊंगा, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय की निगरानी में हमारे क्लाइंट की डेथ हुई है। इसलिए जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी नया क्लाइंट तुम्हें लेने के लिए तैयार नहीं होगा और ये हमारी कंपनी पॉलिसी भी है, इसलिए हमें इसे फॉलो करना होगा। दूसरी तरफ एडम वापस लियोनार्ड के घर में जाकर संदूक में रखे पैसों को काउंट करने लगा। तब एडम को घर में कुछ गिरने की आवाज आई जैसे कोई घर में हो। एडम वापस संदूक में पैसा रखकर नीचे जाकर देखने लगा और एडम देखता है कि दरवाजे का शीशा टूटा हुआ था। तभी अचानक से कोई एडम के पीछे से आकर उस पर हमला करता है। एडम घायल हो गया और जब उसे कैटी का कॉल आया तो उसने कैटी को कॉल करके बताया। तब कैटी एडम पर चिल्लाने लगी तुम यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकते, ये घर हमारा नहीं है, तुमने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि तुम पैसों के पास नहीं आओगे, क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? एडम कहता है उसने मेरे पीछे से हमला किया और वो पैसा भी $1,00,000 से ज्यादा है। कैटी कहती है क्या तुमने कैश को काउंट किया? एडम कहता है 97,000 तक किया था, लेकिन वो कैश और भी ज्यादा था। आगे एडम और कैटी सोचने लगते हैं कि वो आदमी कौन होगा जो घर के अंदर आया और क्या होगा यदि वो वापस आया तो। कैश चोरी होने का खतरा होने के कारण वो बैंकॉक शिकागो जाकर एक लॉकर लेते और वो दोनों लॉकर में सारा कैश रख देते ताकि उनका कैश चोरी ना हो। वो दोनों बैंक से बाहर निकल रहे थे तब मिकी नाम का वो रियल एस्टेट एजेंट भी उनका पीछा करने लगा। अब अगले दिन सुबह उठते तभी कैटी को डिटेक्टिव चेस्लर का वॉइस मैसेज आया था और डिटेक्टिव चेस्लर ने एडम और कैटी को पुलिस स्टेशन मिलने के लिए बुलाया था। आगे चेस्लर उन दोनों से पूछती है तुम दोनों ने बताया था कि लियोनार्ड की जान पहचान वाला कोई नहीं था और लियोनार्ड ने कोई विल भी नहीं छोड़ी, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि उनके अंतिम संस्कार का खर्च कौन उठाएगा? तब कैटी कहती है वो हम उठाएंगे। आगे कैटी और एडम लियोनार्ड का अंतिम संस्कार करके उसे अंतिम विदाई देने लगते। तभी वहां पर जूलिया नाम की लेडी आकर कैटी से मिलकर कहती है मेरा नाम जूलिया है और मैं लियोनार्ड की वकील हूँ। एक्चुअली कुछ ही हफ्ते पहले मैं उनसे मिलके गई थी, वो अपनी वसीयत तैयार करवाना चाहते थे। कैटी कहती है तो मैं तुमसे क्यों नहीं मिली? तब जूलिया कहती है क्योंकि लियोनार्ड ने मुझे शाम को बुलाया था जब तुम घर में नहीं रहती थी। आगे जूलिया वसीयत निकालते हुए कैटी को देते हुए कहती है उन्होंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। कैटी भी देखती है तो लियोनार्ड ने अपनी सारी संपत्ति का वारिस उसे ही बना दिया था और ये देखकर कैटी काफी खुश होती है क्योंकि उसकी जिंदगी भर की तकलीफें दूर हो गई थी। जूलिया कहती है आपको कोई वकील हायर करना चाहिए ताकि ये संपत्ति आपकी हो सके। किसी भी संपत्ति को दूसरे के पास ट्रांसफर होने में 3 हफ्तों का समय लगता है, इस बीच यदि कोई संपत्ति पर अपना दावा ना करे तो, इसलिए आपको वकील हायर करके इस प्रोसेस को पूरा करना चाहिए। तब कैटी पूछती है आप लियोनार्ड को कब से जानती थी? जूलिया कहती है मैं पहली बार ही उनसे वसीयत के लिए मिली थी, उन्होंने मेरा नंबर इंटरनेट से निकाल के मुझे कॉल किया था। उनका कहना था उन्हें मेरा नाम पसंद है इसलिए उन्होंने मुझे चुना। आगे जूलिया जाने लगती है तब कैटी उसे कहती है हम कानूनों को ज्यादा नहीं जानते इसलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। जूलिया कहती है तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव होने वाले हैं इसलिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। अब आगे एडम और कैटी अपने घर से सामान लियोनार्ड के घर में शिफ्ट करने वाले थे।
तभी एडम को पुलिस स्टेशन से कॉल करके बुलाया जाता है। एडम पुलिस स्टेशन जाता है, तभी उसे वहाँ पर डिटेक्टिव चेस्लर मिलती है। एडम कहता है एक केस के सिलसिले में मुझे यहाँ बुलाया गया। 5 महीने पहले इस्माइल डाइनर नाम के एक रेस्टोरेंट में रॉबरी हुई थी। चेस्लर पूछती है तो क्या रॉबरी के वक्त तुम रेस्टोरेंट में मौजूद थे? एडम कहता है हाँ, और मैंने उस रॉबर को रोका था। कैटी भी उस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद थी, वो वहीं काम करती थी। जो रॉबर था वो भी जेल में बंद है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया। चेस्लर कहती है उस रात जो रॉबर पकड़ा गया था जिसका नाम रे गैस्किंग था, एक्चुअल में कुछ हफ्ते पहले किसी ने उसकी सेल में जाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके कारण जेल में ही रे गैस्किंग की डेथ हो गई। तब एडम कहता है तो मुझे किसने कॉल किया? तब चेस्लर कहती है मैं भी यही सोच रही हूँ। दूसरी तरफ कैटी घर में थी, तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। कैटी बाहर जाकर देखती है तो बाहर मिकी हेडन था। मिकी को देखकर कैटी कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा ना ये घर बिकाऊ नहीं है। तब मिकी हेडन कहता है रियल एस्टेट का एक रूल है, जब भी तुम्हें प्रॉपर्टी में लेन देन करना है तो उसके बारे में सब कुछ जान लो। मैं जानता हूँ लियोनार्ड वेल्सी इस घर के मालिक अब नहीं रहे। तब कैटी कहती है उनकी वसीयत में उन्होंने ये घर मेरे नाम कर दिया। मिकी कैटी से कहता है $5000 देकर मैं भी वसीयत बनवा सकता हूँ। यह सुनकर कैटी कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। यह सुनकर मिकी हेडन वहाँ से निकल जाता है, पर कैटी काफी परेशान थी और कैटी एडम को बताती है वो मुझे बोल रहा था कि मैंने नकली वसीयत बनवाई है, मुझे लगता है मुझे उसके बारे में जूलिया को बताना चाहिए। तब एडम कहता है उस आदमी की इतनी चिंता मत करो, उसे बस अपना कमीशन चाहिए। तब कैटी शॉवर के लिए चली जाती है और वो देखती एडम ने एक नई घड़ी खरीदी थी। कैटी एडम से पूछती है ये घड़ी तो काफी महंगी लग रही है। एडम कहता है मेरी पुरानी घड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने ये खरीदी। कैटी समझ गई थी कि उन्हें जो पैसा मिला था एडम उसमें से पैसा खर्च करने लगा। आगे डिटेक्टिव चेस्लर कैटी से जाकर मिलती है जो लियोनार्ड के घर में शिफ्ट कर रही थी, और कैटी डिटेक्टिव चेस्लर को बताती है लियोनार्ड ने अपनी वसीयत में ये घर मेरे नाम कर दिया। डिटेक्टिव चेस्लर कहती है तुम्हें बधाई हो, ये सब बहुत कम लोगों के साथ होता है। वैसे तुमने मुझे कभी विल के बारे में बताया नहीं। कैटी कहती है मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, उनकी लॉयर ने आके मुझे बताया। तब चेस्लर कहती है काश मैं लियोनार्ड जैसे आदमी से मिल पाती कि उनके लिए सिर्फ 4 महीने काम करने वाली लड़की के नाम उन्होंने सब कुछ कर दिया। यह सुनकर कैटी कहती है आप यहाँ पर क्यों आई हो, आपको कुछ काम था? चेस्लर कहती है मैं तुम्हारे हस्बैंड एडम से मिलने के लिए आई थी। चलो तुम बताओ, जिस रात इस्माइल डाइनर में रॉबरी हुई थी उस रात डाइनर में तुम भी मौजूद थी। एडम अक्सर तुमसे वहाँ पर मिलने आया करता था। कैटी कहती है नहीं, हमेशा नहीं आता था, लेकिन उस रात वो डाइनर में मौजूद था। चेस्लर कहती है तो उस रात वो कैसे आ गया? वैसे तुम इस मामले में काफी लकी रही हो। ऐसा कहकर चेस्लर वहाँ से जाने लगती है। तब कैटी कहती है पुलिस ने एडम को पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? चेस्लर कहती है क्या एडम ने तुम्हें नहीं बताया? पुलिस ने उसे कोई कॉल नहीं किया था, उसे कॉल पुलिस स्टेशन से नहीं कहीं और से किसी और ने किया। आगे कैटी भी एडम को बताती है मुझसे डिटेक्टिव चेस्लर मिलने के लिए आई थी और वो मुझसे काफी क्वेश्चन करने लगी। उसने मुझे ये भी बताया कि पुलिस स्टेशन से तुम्हें कोई भी कॉल नहीं किया गया, कॉल कहीं और से किया गया था। एडम ये सब चल क्या रहा है? तब एडम कहता है मुझे भी कुछ नहीं पता, ये डाइनर वाले केस के लिए मुझे कॉल किसने किया और मुझे ऐसा लगने लगा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। आगे डिटेक्टिव चेस्लर जॉर्ज कैल्वन से पूछताछ करने जाती है जिसने कैटी की जॉब लियोनार्ड के वहां लगवाई थी। तब चेस्लर जॉर्ज से पूछती है क्या तुमने कैटी के हस्बैंड की जॉब भी वहां लगवाई थी? जॉर्ज कहता है मैं तो उसके हस्बैंड को जानता भी नहीं और हमारे वहाँ स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि फैमिली मेंबर्स को एक ही क्लाइंट के वहाँ कभी नहीं भेजा जाता। तब चेस्लर पूछती है तो आप अपने क्लाइंट से बात भी करने जाते होंगे, कैटी का बिहेव लियोनार्ड के प्रति कैसा था? तब जॉर्ज कहता है वो काफी अच्छी तरह से अपना काम करती थी और सारे रूल फॉलो भी करती थी। लियोनार्ड की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी मेडिसिन चल रही थी। कैटी टाइम टू टाइम लियोनार्ड की मेडिसिन का ध्यान रखकर उसे मेडिसिन दिया करती थी और कैटी ने मुझे बताया भी था कि वो एक नोटबुक में लियोनार्ड की मेडिसिन का ब्यौरा रखती थी। लियोनार्ड की मेडिसिन को ट्रैक करना पड़ता था। आगे चेस्लर जॉर्ज को चेक का एक फोटो दिखाकर कहती है जो $7 लाख का चेक लियोनार्ड ने कैटी को दिया था। क्या लियोनार्ड ने कैटी की सैलरी इतनी ज्यादा कर दी थी? लियोनार्ड की डेथ के पहले कैटी ने चेक बैंक में डिपॉजिट किया। यह सब देखकर जॉर्ज कहता है तो क्या कैटी लियोनार्ड को बहकाकर उनसे पैसा निकलवा रही थी? दूसरी तरफ कैटी भी एडम को ढूंढते हुए घर के गैराज की तरफ जाती है जहां वो उससे पहले कभी नहीं गई थी। तब कैटी देखती है कि घर के गैराज के ऊपर एक कमरा बना हुआ था जहां पर बिस्तर पड़ा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में पहले कोई रहता हो। कैटी को कमरे की अलमारी में खोल नजर आता है और कैटी देखती है कि उसके पीछे खाली जगह थी। यह देखकर कैटी अलमारी हटाती है तो अलमारी के पीछे भी एक सीक्रेट रूम मौजूद था और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर काफी समय से कोई नहीं आया हो। कैटी को वहां पर कुछ पुराने चेक मिलते जो चेक लियोनार्ड ने इथन नाम के आदमी के लिए बनाए थे। कैटी देखती है तो वो चेक्स ऊपर रखे बैग से गिरे थे। यह देखकर कैटी चेयर लगाकर उस बैग को उतारने लगी। तभी कैटी को ऊपर किसी का हाथ नजर आया और कैटी बैग लेकर नीचे गिर गई और कैटी देखती है कि उस बैग के अंदर से कुछ डायमंड भी बाहर गिरे। आगे कैटी एडम से कहती है शायद मुझे पता है कि वो बॉडी किस आदमी की है। लियोनार्ड ने मुझे एक बार बताया था कि उसने किसी गार्डनर को हायर किया था
और उस गार्डनर का नाम भी ईथन ही था। लियोनार्ड ने मुझे बताया था कि ईथन एक दिन अचानक गायब हो गया और वो उससे वापस कभी दिखाई नहीं दिया। एडम कहता है किसी ने ईथन को शूट करके मारा है, यानी ये मर्डर है। तब कैटी कहती है लेकिन उसने चेक डिपॉजिट क्यों नहीं किए और वो गैराज में छिपकर क्यों रह रहा था। तब एडम कैटी को डायमंड दिखाते हुए कहता है शायद इसके लिए। आगे कैटी भी सोचने लगी कि आखिर उनके साथ ये सब हो क्या रहा है। तभी कैटी को लियोनार्ड की दवाइयां नजर आई और कैटी उन्हें डस्टबिन में फेंकने लगी। तब कैटी देखती है बाकी दवाइयों की शीशी में टैबलेट्स थी, पर एक दवाई की शीशी पूरी तरह से खाली थी। कैटी को कुछ गड़बड़ लगता है क्योंकि वो सभी शीशी से बराबर टैबलेट निकाल के लियोनार्ड को दिया करती थी। कैटी वो डायरी देखने लगती है जिसमें वो दवाइयों के बारे में लिखा करती थी। अब एडम रात में उस बॉडी को ले जाकर कहीं ठिकाने लगा देता है। अब रात में कैटी सोई थी, तभी उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि एडम गन लेके खड़ा हुआ था। तब कैटी पूछती है तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई। एडम देखता है कि घर की सीढ़ियों के जरिए कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। तभी एडम उस आदमी पर गन अड़ा देता है। वो आदमी जॉर्ज था और वो गन को देखकर डर के पीछे हटने लगा और सीढ़ियों से नीचे गिरकर वहीं मारा गया। आगे पुलिस भी वहां पर आकर छानबीन करने लगी और कैटी डिटेक्टिव चेस्लर से कहती है ये एक एक्सीडेंट था। चेस्लर कहती है हाँ, इसमें तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं बनने वाला, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जॉर्ज इतनी रात में यहाँ पर आया क्यों होगा। पर कैटी थोड़ा सोच के देखो कैसे अचानक से सारी चीजें तुम्हारी तरफ होने लगी। कैसे लियोनार्ड की डेथ के बाद उसकी वसीयत सामने आ गई जिसमें तुम्हारा नाम लिखा था। हम ये भी साबित नहीं कर पाए कि लियोनार्ड की डेथ नेचुरल नहीं थी। यह सुनकर कैटी कहती है मैंने लियोनार्ड को कभी भी चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी नहीं। चेस्लर कहती है मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मेरा शक एडम की तरफ है। क्या एडम ने तुम्हें कभी रे गैस्किन के बारे में बताया जो डायनर की रॉबरी में पकड़ा गया था। वो यूनिवर्सिटी में वॉचमैन का काम किया करता था और ये वही यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर एडम क्लासेस लिया करता था। हो सकता है कि एडम उस आदमी को नहीं जानता हो, पर यदि एडम उस आदमी को जानता होगा तो वो एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। चेस्लर का इशारा एडम की तरफ था और वो कहना चाह रही थी कि हो सकता है रे गैस्किन के साथ एडम भी उस रात डायनर में लूट के लिए गया हो और उसने लियोनार्ड को मरवाकर एक जाली वसीयत बनवाकर उसकी सारी संपत्ति कैटी के नाम करवा दी। चेस्लर की ये सारी बातें सुनकर कैटी को भी एडम पर शक होने लगा क्योंकि एडम हमेशा बोलता था कि वो वापस से गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता। आगे कैटी जूलिया से मिलकर उसे वो सब कुछ बताती है जो कैटी को डिटेक्टिव चेस्लर ने एडम के बारे में बताया था। तब जूलिया कहती है यदि पुलिस को एडम पर शक है तो वो जरूर उसके बारे में खोजबीन करेंगे और डिटेक्टिव चेस्लर तुम्हारे खिलाफ वारंट निकालकर तुम्हारा घर सर्च करेगी और अगर उन्हें कुछ मिल गया तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, इसलिए मुझे सब कुछ सच बता दो। तब कैटी कहती है मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी, पर तुम प्रॉमिस करो तुम एडम की हेल्प करोगी। जूलिया मान गई और कैटी उसे लॉकर में रखा हुआ कैश दिखाने ले जाती है, पर वो दोनों देखते लॉकर खाली था और वहाँ कोई कैश नहीं था। कैटी जूलिया से कहती हमने इसमें $1,00,000 से भी ज्यादा कैश रखा था, शायद एडम कैश ले गया। वो कैश हमें लियोनार्ड के वहाँ से मिला था और इसके अलावा हमें लियोनार्ड के गैराज में डायमंड्स भी मिले। यह सुनकर जूलिया कहती तो एडम के पास डायमंड भी है और वो यहाँ से कैश भी ले गया। तुम्हें जल्दी घर जाकर एडम को रोकना होगा, नहीं तो वो यहाँ से भाग जाएगा। आगे कैटी घर पर जाती है तो वो देखती है एडम घर पर ही मौजूद था और वो पैसा लेकर भागने की तैयारी में था। कैटी एडम से पूछती है तुमने बैंक से पैसा क्यों निकाला। एडम कहता है क्योंकि हम लोग मुसीबत में, मैंने उस मिकी एडम नाम के आदमी के बारे में पता किया है। मुझे पता चला कि मिकी हेडन नाम के आदमी का कोई रियल एस्टेट एजेंट का लाइसेंस है ही नहीं। वो आदमी कुछ दिनों पहले जेल से बाहर निकला है। कुछ सालों पहले ज्वेलरी स्टोर को लूटने के केस में वो जेल गया था। वो पुराने तरीकों से ज्वेलरी स्टोर में मौजूद लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों में लगाता और छोटी मोटी तोड़फोड़ करके लूटपाट करके भाग जाता। वो 60 सेकंड में $3 मिलियन के डायमंड चुरा के भागा है। जो डायमंड मिकी हेडन को कभी नहीं मिले उसका साथी लेकर भाग गया और मिकी हेडन को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उसका साथी भाग गया जो कि ईथन था। और ईथन डॉयल कभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आया क्योंकि वो इस बंगले में छिपकर बैठ गया। तब कैटी कहती है तो मिकी हेडन ही ईथन के बारे में जानता था और उसने उसे गोली मारी होगी और हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो। तब कैटी एडम से पूछती है तो तुम मुझे छोड़कर नहीं भागने वाले थे। एडम कहता है मैं तुम्हें छोड़कर क्यों भागूंगा। कैटी को एडम पर विश्वास हो जाता है और वो बाहर जाकर जूलिया से बात करने लगी। तभी कैटी के पीछे मिकी हेडन आकर उस पर गन अड़ा देता है और मिकी हेडन उसे कहता है उसे बाहर बुलाओ। मिकी पलटता है तो वो देखता है एडम उसके पीछे गन लेकर खड़ा था और वो कहता है अपनी गन नीचे कर दो। तब मिकी एडम पर फायर करने लगा और एडम भी मिकी पर फायर करने लगा और फायरिंग के दौरान एडम को एक गोली लग गई। मिकी कैटी को मारकर एडम की तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त मिकी भी एडम पर फायर करके उसे वहीं पर मार देता है। कैटी एडम के पास जाकर देखती है तो वो बुरी तरह से घायल हो गया था और एडम कैटी को कहने लगा वो गार्डन में, और ऐसा कहते ही एडम मारा गया। कैटी भी रोने लगी। तब तक वहां पर जूलिया भी आ गई और जूलिया कैटी से कहने लगी हमें वो डायमंड ढूंढने होंगे इससे पहले कि पुलिस यहाँ पर आ जाए। तब कैटी कहती है एडम ने लियोनार्ड को कुछ नहीं किया था, मिकी हेडन ने लियोनार्ड को ओवरडोज के कारण मरवाया। उसने वो दवाइयों वाली डायरी पढ़ी जिसमें मैं लियोनार्ड का मेडिकेशन लिखती थी
और मैं महीने भर की दवाइयाँ डेट वाइज निकाल के रखती थी। मुझे एक दवाई की खाली बोतल मिली और मैं समझ गई कि मिकी हेडन ने दवाई के डोज को बढ़ा दिया था और मैं लियोनार्ड को दवाई देती रही। जूलिया कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो आदमी मिकी हेडन ही है? कैटी कहती है, क्योंकि लियोनार्ड ने मुझे बताया था कि उसे लगता है कि रात में घर में कोई आता है। उस वक्त तो एडम लियोनार्ड को जानता भी नहीं था। वो आदमी मिकी हेडन ही है जो रात में घर में आता था। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिकी ने इथन नाम के अपने साथी को शूट क्यों किया, और जब उसने उसे शूट कर ही दिया था तो वो डायमंड लेकर क्यों नहीं भागा? जूलिया कहती है, क्योंकि वो इतना स्मार्ट नहीं होगा जितना तुम सोच रही हो। सोच के देखो, एक आदमी ज्वेलरी शॉप में रॉबरी करता है और उसका साथी उससे $3 मिलियन के डायमंड छीन के ले गया, और रॉबरी करने वाला आदमी पकड़ा गया, उसे 2 साल जेल में बिताने पड़े। यह सुनकर कैटी कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो डायमंड $3 मिलियन के थे, क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। जूलिया के हाथ में मिकी की गन थी और वो कहती है, तो तुम्हें पता चल गया। मैंने 10 साल सरकारी वकील के तौर पर गुजारे और मुझे इस मिकी हेडन का केस मिला। मैंने इससे पार्टनरशिप करी और इसकी कहानी पर यकीन करके इसकी सजा को 2 साल करवा दिया, और मैंने इसके साथी इथन डॉयल का पता लगाया, पर इथन मुझे कभी नहीं मिला क्योंकि उसने अपने आप को मार दिया था, और लियोनार्ड को मरवाने मेरा कोई हाथ नहीं था। ये सब मिकी हेडन ने किया। तब कैटी कहती है, तो वो वसीयत भी नकली थी। जूलिया कहती है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर लियोनार्ड जिंदा भी होता तो भी वो बंगला तुम्हारे नाम ही करता। अब सवाल यह है कि वो डायमंड कहाँ पर है? कैटी कहती है, वो एडम के पास थे, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। और तभी वहां पर डिटेक्टिव चेस्लर आ जाती है। डिटेक्टिव चेस्लर समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो जूलिया को कैटी के पीछे से बाहर आने के लिए कहती है। जूलिया गन निकाल के डिटेक्टिव चेस्लर पर फायर करने लगी, और चेस्लर भी नीचे झुककर जूलिया पे फायर करके उसे मार देती है। अब मूवी में आगे हमें 4 महीने बाद का समय बताया जाता है, जब कैटी लियोनार्ड के घर के गार्डन में गार्डनिंग कर रही थी, और अब कैटी प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव चेस्लर आती है। तब चेस्लर कहती है, वैसे मैं तुम्हें बताने आई थी, तुम्हारा केस क्लोज कर दिया गया है, और मिकी हेडन और जूलिया को इस केस में अपराधी माना गया, और एडम के ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाए गए। अब जब कभी तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो वो क्रिमिनल का बेटा नहीं कहलाएगा। मैंने इस घर की ऊपर से नीचे तक काफी बार तलाशी ली, पर मुझे वो डायमंड आज तक नहीं मिले। कैटी कहती है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे एडम ने डायमंड के बारे में नहीं बताया। यह सुनकर चेस्लर कहती है, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। ऐसा कहकर चेस्लर वहां से चली गई। आगे कैटी गार्डन में पानी चालू करती है, और वो पानी गार्डन में मौजूद एक पेड़ के नीचे जाकर गिरता है, और हम देखते वहीं पर वो डायमंड छिपाए गए थे जो पानी लगने के कारण मिट्टी से ऊपर आ गए थे। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हाइप ऑप्शन का यूज कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।